नमस्कार। पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी, ये तो केमिस्ट्री की दुनिया का नक्शा है ना? पर क्या हो अगर कुछ तत्व इस नक्शे के नियमों को ही ना माने? आज हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर छिपे एक ऐसे ही ऊर्जा रहस्य को सुलझाने वाले हैं। ये एक ऐसी पहेली है जो हमें सीधे एटम्स की दुनिया के एक बहुत ही रोमांचक सफर पर ले जाएगी। तो चलिए सीधे इस पहेली की तह तक चलते हैं। और देखिए, इसे समझने के लिए ना हमें सबसे पहले एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट को समझना होगा। आयनन एंथैल्पी सुनने में थोड़ा भारी लगता है ना? पर इसे ऐसे समझिए कि ये बस एक एटम की अपने इलेक्ट्रॉन पर पकड़ की ताकत को नापने का एक तरीका है। मतलब किसी एटम से उसका सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन छीनने के लिए कितनी एनर्जी या कहें कि कितनी मेहनत लगेगी। जितनी ज्यादा एनर्जी लगेगी, समझ लीजिए एटम उतना ही मजबूती से अपने इलेक्ट्रॉन को पकड़े हुए है। वो उसे आसानी से जाने नहीं देना चाहता। और बस यहीं पर कहानी में आता है असली ट्विस्ट। देखिए, लॉजिक तो यही कहता है कि जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट जाते हैं, प्रोटॉन बढ़ते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होता जाना चाहिए, यानी एनर्जी का ग्राफ एकदम सीधा ऊपर जाना चाहिए। पर डी ब्लॉक में ऐसा होता ही नहीं है। यहाँ तो ग्राफ एक टेढ़ी मेढ़ी ऊपर नीचे जाती हुई लाइन है। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों? तो इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें अपने पहले सुराग की तरफ देखना होगा। और ये सुराग छिपा है उस बेसिक फोर्स में, जिसे असल में तो सब कुछ कंट्रोल करना चाहिए। तो देखिए, सीधा सा नियम तो ये है कि जब हम पीरियोडिक टेबल में एक पीरियड में आगे बढ़ते हैं, मतलब लेफ्ट से राइट, तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़नी चाहिए। सिंपल। और इसके पीछे का क्यों भी बड़ा सीधा है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या बढ़ती जाती है। ज्यादा प्रोटॉन मतलब ज्यादा पॉजिटिव चार्ज। और ये बढ़ता हुआ पॉजिटिव चार्ज या कहें न्यूक्लियर चार्ज एक पावरफुल चुंबक की तरह काम करता है, जो सारे इलेक्ट्रॉन्स को और कसकर अपनी तरफ खींचता है। लेकिन अगर खिंचाव लगातार मजबूत हो रहा है, तो फिर वो ग्राफ में गड़बड़ क्यों है? इसका मतलब साफ है, कोई और फोर्स भी है जो इसके खिलाफ काम कर रहा है, एक जवाबी बल। और यहीं पर शुरू होता है एक केमिकल रस्साकशी का खेल। सोचिए, एक तरफ है न्यूक्लियस, जो अपने बढ़ते हुए प्रोटॉन्स की ताकत से बाहरी इलेक्ट्रॉन्स को अंदर की तरफ खींच रहा है। लेकिन दूसरी तरफ टीम में नए खिलाड़ी भी तो आ रहे हैं, डी इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो नए डी इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, ये एक शील्ड की तरह काम करते हैं। ये बाहरी इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में आकर उस खिंचाव को थोड़ा कमजोर कर देते हैं। तो इस खींचतान का नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि एनर्जी में जो बढ़ोतरी होती है वो बहुत छोटी और अनियमित होती है। मतलब खिंचाव बढ़ तो रहा है, पर शील्डिंग उसे थोड़ा थोड़ा कैंसिल भी कर रही है। और इसी वजह से वो ग्राफ सीधा ऊपर जाने के बजाय इतना डगमगाता हुआ सा दिखता है। अच्छा, ये खींचतान तो ठीक है, लेकिन अब बात करते हैं कहानी के दो सबसे बड़े विलेंस की या हीरोज की। ये तो देखने का नजरिया है। हमारे ग्राफ में दो ऐसी जगह हैं जहां कुछ एलिमेंट्स नियमों को पूरी तरह से तोड़ते हुए दिखते हैं। तो वो कौन से एलिमेंट्स हैं जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी अचानक से उम्मीद से कहीं ज्यादा बढ़ जाती है? इस पैटर्न को बिगाड़ने वाले ये दो खास मुजरिम हैं जिनके पास एक बहुत ही स्पेशल पावर है। और ये हैं क्रोमियम और कॉपर। इनकी इस हरकत का राज छिपा है इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। इसे ऐसे समझिए कि डी सबशेल एक कमरा है जिसमें 10 लोग रह सकते हैं। क्रोमियम के केस में ये कमरा ठीक आधा भरा होता है, यानी 5 इलेक्ट्रॉन्स। और कॉपर के केस में ये कमरा पूरा का पूरा भरा होता है, यानी 10 इलेक्ट्रॉन। और केमिस्ट्री का एक सुनहरा नियम है, आधा भरा हुआ या पूरा भरा हुआ सबशेल एक्स्ट्रा स्टेबल होता है। मतलब ये एटम्स अपनी इस हालत में बहुत खुश और स्टेबल हैं। और कोई भी अपनी स्टेबिलिटी को क्यों बिगाड़ना चाहेगा? तो इनसे एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की रिश्वत देनी पड़ती है। ये आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ते। तो ये जो खींचतान और स्टेबिलिटी का खेल है ना, ये सिर्फ पीरियोडिक टेबल की एक लाइन तक ही सीमित नहीं है। अब जरा बड़ी पिक्चर देखते हैं। जब हम डी ब्लॉक में और नीचे जाते हैं, 4D और 5D सीरीज के भारी एलिमेंट्स की तरफ, तो कहानी में एक और नया मोड़ आता है। यहाँ एक और दिलचस्प पैटर्न देखने को मिलता है। यहाँ साफ साफ दिखता है कि 5D सीरीज के एलिमेंट्स के लिए जो एवरेज आयोनाइजेशन एनर्जी है, वो 4D सीरीज के मुकाबले कहीं ज्यादा है। इसका सीधा सा मतलब है कि ये जो ज्यादा भारी वाले एलिमेंट्स हैं ना, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को और भी ज्यादा मजबूती से पकड़ कर रखते हैं। पर सवाल फिर वही, ऐसा क्यों?
4D से 5D सीरीज में जाते हुए एनर्जी में इतना बड़ा जंप क्यों आता है? यहाँ ऐसा क्या अलग हो रहा है? और इसका जवाब है एक बहुत ही अनोखा फिनोमिनन जिसे कहते हैं लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन। देखिए होता क्या है कि 5D सीरीज से ठीक पहले बीच में f ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं और इन f इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग पावर बहुत ही खराब होती है, तो ये न्यूक्लियस के बढ़ते चार्ज को ठीक से रोक नहीं पाते। नतीजा, न्यूक्लियस का खिंचाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और वो एटम को मानो सिकोड़ देता है, और जब एटम सिकुड़ जाता है तो बाहरी इलेक्ट्रॉन को निकालना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इस पूरी पहेली से हमें क्या पता चला? यही कि केमिस्ट्री के नियम हमेशा सीधी लकीर में नहीं चलते। असल मजा तो तब आता है जब एलिमेंट्स इन नियमों को तोड़ते हैं या कहें कि मोड़ते हैं। ये जो स्टेबिलिटी की तलाश है ना, यही कई केमिकल रिएक्शंस के पीछे की असली वजह है। और ये हमें एक बड़े सवाल पर छोड़ जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी यहाँ नियमों को इस तरह बदल सकती है, तो केमिस्ट्री की दुनिया में और कहाँ-कहाँ ये ऐसे ही हैरान कर देने वाले नतीजे पैदा करती होगी।